हेलो, वेलकम टू तौरेत। माय नेम इज साइमा सुल्तान। आज हम डिस्कस करेंगे क्लैट पीजी 2023 को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी इन जस्ट 1 मंथ। सो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप 30 डेज का स्टडी प्लान बना सकते हैं। सो उसी स्टडी प्लान को कैरी फॉरवर्ड करते हुए वी हैव started with the live classes. So on a regular basis, we will give you live classes on different subjects of the syllabus. So let me just brief you how Tauret can help you. So Tauret आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा? लाइव क्लासेस ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ सिलेबस, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वन बाय वन उन सब्जेक्ट्स पर आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगी. These classes are on YouTube and then you can also get mock test and notes. अगर आपको mock test या notes का access चाहिए, so you can write in the comment section. Okay, so now we can proceed ahead with today's discussion. आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, एंड सब्सिक्वेंटली वी विल टेक अप अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ओके, वन बाय वन हम सभी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ so that you get conceptual clarity about the important areas of that particular law. Okay, आपकी conceptual clarity को enhance करने के लिए ये classes conduct की जा रही हैं live on YouTube free of cost. Okay, so let us begin. First of all, what is the jurisprudential essence or the object of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? किसी भी लॉ को जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए कि ये लॉ क्यों आया है, क्यों इन्फोर्स किया गया है. ओके, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पस है वॉलंटरी सिविल ऑब्लिगेशंस को एनफोर्स करना. वॉलंटरी का मतलब दोनों पार्टीज की मर्जी होनी चाहिए. ठीक है, दोनों पार्टीज की फ्री कंसेंट के साथ ही अग्रीमेंट क्रिएट होगा. देन इससे एग्रीमेंट से किस टाइप की ऑब्लिगेशन अराइज होगी? सिविल ऑब्लिगेशन. दैट मीन्स कि अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है उस कॉन्ट्रैक्ट का तो उसके अगेंस्ट सिविल एक्शन इज मेंटेनेबल. ओके, क्रिमिनल एक्शन मेंटेनेबल नहीं होता फॉर वायोलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो ये था बेसिक अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोविजंस का डिस्कशन. ओके, सो सबसे पहले आता है सेक्शन 2. सेक्शन 2 में डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन है आपको एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप इन डेफिनेशंस को नहीं समझेंगे आपको पूरा एक्ट क्लियरली समझ में नहीं आ पाएगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होती है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए? दैट इज प्रपोजल. यहाँ आप ये चीज ध्यान रखिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो टर्म यूज करता है वो है प्रपोजल. वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश लॉ यूज करता है टर्म ऑफर. ठीक है, सो दोनों का मीनिंग सेम है बट डिफरेंट लॉज ने डिफरेंट टर्म्स को अडॉप्ट किया है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन 2 एक किस चीज से डील करता है तो आप ऑफर को नहीं मार्क करेंगे, आप मार्क करेंगे प्रपोजल को, क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है एज कंपेयर टू ऑफर. ओके, बिकॉज हमें लॉ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपना आंसर डिसाइड करना है. ओके, so this was one key point which I thought I should tell you here itself. अब हम आते हैं डेफिनेशन पे. तो 2A क्या कहता है? When one person signifies to another. सिग्निफाइज का मतलब क्या है? कम्युनिकेट, यानी वो दूसरे पर्सन को इन्फॉर्म करता है. तो अगर एक पार्टी अपना जो प्रपोजल दूसरे को देना चाहती है वो उसे कम्युनिकेट ही नहीं करती, ही जस्ट कीप्स थिंकिंग, वो अपने माइंड में सोचती रहती है बट वो दूसरे पार्टी को जाकर बोलती नहीं है, तो क्या होगा? ये प्रपोजल कंप्लीट ही नहीं होगा. कम्युनिकेशन मस्ट है, क्योंकि जब तक कोई बात उस पर्सन को की नॉलेज में नहीं आती तब तक आप उसे बाउंड कर ही नहीं सकते. राइट, सो दिस इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस कि कम्युनिकेशन इज मस्ट. और कम्युनिकेशन वो किसे करेगा? जिसको ऑफर देना चाहता है. ठीक है, सो दो पार्टीज हैं. पहली पार्टी जो है वो सिग्निफाई करती है दूसरी पार्टी को. किस लिए? अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए की जो इंटेंशन है वो ये है कि ए के प्रपोजल पर बी जो है वो अपना एक्सेप्टेंस दे. तो ये उसका इंटेंशन है. अगर ये इंटेंशन मिसिंग है किसी सिचुएशन में तो वो वैलिड प्रपोजल नहीं माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करिए कि ए और बी जो है वो दोनों फ्रेंड्स हैं. ठीक है, तो ए जो है वो बी के साथ में डिस्कशन कर रहा है.
ओके, यूजुअल डिस्कशन कर रहा है वो अबाउट सेल ऑफ अ कार, ठीक है, सेल ऑफ हिज कार। इनफैक्ट वो अपनी कार को सेल आउट करना चाहता है, उसके लिए वो बी के साथ में डिस्कशन कर रहा है। बट जो इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है, उससे आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ए की इंटेंशन ये है कि बी उसे परचेज कर ले, ठीक है, वो ऐसे ही बस जनरली बता रहा है। तो उस केस में ए की साइड से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, those will not be considered as proposal, ठीक है। तो प्रपोजल के लिए एक स्टेटमेंट की तरफ से एक पर्सन की तरफ से दूसरे पर्सन के लिए ऑफर होना चाहिए एंड उसकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करे, तब हम बोलेंगे कि इट इज अ वैलिड प्रपोजल। तो ये तो आपका डेफिनेशन नंबर 1 है, विच इज प्रपोजल। तो प्रपोजल से स्टार्टिंग होती है एक कॉन्ट्रैक्ट की। अब प्रपोजल के बाद और भी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, जिनके थ्रू ही हम, अगर सब चीजें अवेलेबल होंगी, तभी हम बोल सकते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। और जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता, तब तक दोनों में से किसी भी पार्टी को आप लायबल नहीं बोल सकते। ओके, तो अगर आपको उनके अगेंस्ट कुछ एनफोर्स करना है कोई एग्रीमेंट, तो इट हैज टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रपोजल, दिस वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट? एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2B में। तो हमने देखा कि एक पर्सन ने दूसरे को प्रपोजल दिया, अब ये जो पर्सन है बी, ये एक्सेप्ट करेगा उस प्रपोजल को। तो एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, वो हमारा गिवन है सेक्शन 2B में। तो सेक्शन 2B सेज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, यानी कि जिस पर्सन को प्रपोजल मिला है वही पर्सन, कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता एक्सेप्टेंस। ओके, देन सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, ये भी अपनी असेंट को कम्युनिकेट करता है। अगेन यहाँ पर कम्युनिकेशन जरूरी है, कम्युनिकेट हिज असेंट। अब इसके बाद में इन्होंने एक टर्म यूज किया है देयर टू। इस देयर टू का क्या मीनिंग है? देयर टू का मतलब है कि जो प्रपोजल मिला है उसी को बी ने एक्सेप्ट किया है, जैसा उसने रिसीव किया एज इट इज उसने एक्सेप्ट किया। ओके, विदाउट एनी चेंजेस। अगर बी इसमें कोई चेंजेस करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। ओके, दैट इज वाई दिस वर्ड इज यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है देयर टू। के बाद क्या कहता है सेक्शन 2 क्लॉज बी, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अगर एज इट इज एक्सेप्टेंस होता है प्रपोजल का, तो हम कहेंगे कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान में रखिए कि हमने जो देयर टू वर्ड पढ़ा, इसका मीनिंग है कि एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो होता है एज इट इज, ओके, ऑफ द प्रपोजल। जैसा प्रपोजल है वैसा ही आपने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे टर्म्स में इसको हम बोलते हैं मिरर रूल। अब मिरर रूल से आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि मिरर के एक साइड अगर आप प्रपोजल रखते हैं और दूसरी साइड आप एक्सेप्टेंस रखते हैं, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में। जो टर्म्स प्रपोजल में दी गई थी वही टर्म्स एक्सेप्ट हुई हैं। तो ये एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। इसके लिए जो रिलेटेड प्रोविजन है दैट इज सेक्शन नंबर 7। तो यहाँ आप सेक्शन 2B को सेक्शन 7 के साथ रीड करेंगे। सेक्शन 7 सेज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ओके, अगेन सेम थिंग कि एक्सेप्टेंस जो है वो आपकी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जो प्रपोजल मिला है उसकी एज इट इज एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन उसमें एक्सेप्टर नहीं लगा सकता। ओके, तभी हम कहेंगे कि प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है। अगर मान लीजिए कि वो कंडीशन लगाता है, कंडीशनल है अगर एक्सेप्टेंस, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए ने ऑफर किया बी को अपनी कार सेल करने के लिए 5 लाख में, बट बी ने एक्सेप्ट किया 4 लाख में, ठीक है, उसने 5 लाख को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने बोला कि मैं 4 लाख में परचेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये कंडीशन लग गई, एज इट इज नहीं रहा हमारा, ठीक है। तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि जो ए का प्रपोजल था वो एक्सेप्ट हुआ है। नाउ दिस विल बी अ काउंटर ऑफर, काउंटर प्रपोजल, इसको काउंटर प्रपोजल कहा जाएगा, ठीक है। ये सेकंड सर्कमस्टांस क्रिएट हो गया। अब इस काउंटर प्रपोजल को ए की चॉइस है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं।
तो यहाँ पर ए एक्सेप्टर बन जाएगा अगर वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो दोनों पार्टीज का रोल चेंज हो गया अगर कंडीशन पुट की गई है तो। ओके, दैट मीन्स जो हमारा पहला प्रपोजल था उसका कंक्लूजन क्या रहा? नथिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, नॉट कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्युटली एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब अगर ये जो काउंटर प्रपोजल है ये एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है, ए 4 लाख के लिए अग्री कर लेता है, देन दिस विल बिकम अ प्रॉपर एक्सेप्टेड प्रपोजल। इसको फिर हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड प्रपोजल है ये, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन? नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। तो हमने दो चीजें देख ली, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, बट इन दोनों चीजों के एग्जिस्टेंस से हम नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। देयर इज वन मोर थिंग रिक्वायर्ड एंड दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का होना भी मस्ट है, तभी एक वैलिड अग्रीमेंट क्रिएट होगा which can be enforced by the law. So let's see what is consideration. So consideration क्या होता है? Section 2D defines that. It says when it the desire of the promisor. अब desire of promisor, so आप इसको ये मान सकते हैं कि voluntary होता है ये भी, ठीक है। प्रोमिसर अपनी मर्जी से कंसिडरेशन के लिए अग्री कर रहा है, ठीक है। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जो नेक्स्ट पार्टी है हमारी अपोजिट पार्टी, प्रोमिसी और अदर पर्सन, यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए कि अदर पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है कंसिडरेशन को। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डन और एब्सटेन्ड। इसके बाद इन्होंने दिया है और अग्रीज टू डू, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स। देन promises to do और promises to abstain। ये थ्री टर्म आपके लिए यूज की गई हैं। क्यों? क्योंकि ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। ये थ्री टेंसेस में कंसिडरेशन हो सकती है, ठीक है। पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर के लिए भी हो सकती है, इसलिए ये थ्री डिफरेंट फ्रेजेस यूज किए हैं। बट इसका पर्पस क्या है? कंसिडरेशन क्या होगा? व्हेन at the desire of the promisor or any other person has done or abstained from doing anything, something, इन्होंने वर्ड यूज किया है समथिंग, ठीक है। किस चीज के लिए प्रॉमिस हो रहा है? समथिंग के लिए। सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। सो ये जो है ये कंसिडरेशन कहा जाएगा फॉर द प्रॉमिस। यानी एक पार्टी दूसरे पार्टी से प्रॉमिस कर रही है कि वो कोई एक्ट करेगी या वो कोई एक्ट नहीं करेगी। सो वो जो प्रॉमिस किया जा रहा है दैट इज अ कंसिडरेशन। अब यहाँ जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था ए और बी के बीच में जहाँ कार सेल हो रही थी, तो ए की साइड से क्या है कंसिडरेशन? दैट ए विल सेल हिज कार टू बी, ये प्रॉमिस है, ठीक है। दिस इज द कंसिडरेशन। और बी की साइड से कंसिडरेशन क्या है कि बी विल पे 5 लाख रुपीज, ठीक है। ये होती है हमारी कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन क्या है? इट इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि कोई एक्ट होगा या कोई एक्ट नहीं होगा, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉमिस, किसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ ओवरऑल प्रॉमिस क्या है हमारा? कार की सेल, और उसके लिए दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से चीजें क्या एक्सचेंज की हैं? ये कार एक्सचेंज करेगा और ये मनी एक्सचेंज करेगा। सो दीज टू आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। तो ये है हमारा कंसिडरेशन विच इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज डी, ठीक है। कंसिडरेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट ऑलवेज मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है उसकी मर्जी से डिसाइड होगा। अब सपोज इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि बी प्रॉमिस कर रहा है कि वो 4 लाख पे करेगा, तो ये जो 4 लाख का अमाउंट डिसाइड हो रहा है ये बी की मर्जी से डिसाइड हो रहा है, ओके। जो कंसिडरेशन, जो प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है, जो पार्टी कर रही है प्रॉमिस, पार्टी हु इज प्रॉमिसिंग, वो अपनी मर्जी से प्रॉमिस कर रही है, ठीक है।
doing it voluntarily. एंड अगेन दिस इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस कि अगर कोई पार्टी प्रॉमिस कर रही है तो वो उसको तभी फुलफिल करेगी अपने प्रॉमिस को इफ दैट इज वॉलंटरी, ठीक है। तो ये था आपका कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट। अब आप नेक्स्ट थिंग ये समझिए कि अगर ये तीनों चीजें कंबाइन हो जाती हैं हमारी, दैट इज प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो जाता है और इन दोनों चीजों के साथ में क्या ऐड हो जाता है, कंसिडरेशन, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है हमें, अग्रीमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 2E की डेफिनेशन पे। सेक्शन 2E सेज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। यानी जो हमने प्रॉमिस किया था प्रीवियस एग्जाम्पल में, प्रॉमिस नंबर 1, ए विल सेल हिज कार टू बी, और प्रॉमिस 2 क्या था हमारा, बी विल पे ₹5 लाख। ये दोनों प्रोमिसेस जो हैं ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं, अग्रीमेंट, ओके। अब यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि कंसिडरेशन के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि इट हैज टू बी मनी, नो कंपल्शन। मनी के अलावा कोई भी कंसिडरेशन हो सकती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जैसे यहाँ पर हो सकता है कि बी ये प्रॉमिस करे कि रिटर्न में, इन रिटर्न ऑफ योर कार, आई विल गिव फ्री क्लासेस टू योर सन, ठीक है। अगर मान लीजिए बी टीचर है तो वो प्रॉमिस करता है कि मैं 1 ईयर के लिए आपके बेटे को, ए से बोलता है वो, फ्री क्लासेस दूंगा, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन है, जरूरी नहीं है कि मनी के फॉर्म में ही कंसिडरेशन हो, ओके, बट एनफोर्सिएबल प्रॉमिस होना चाहिए, ओके। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट अग्रीमेंट का। अब अगर कोई अग्रीमेंट ऐसा है जो लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड है, कोई रेस्ट्रिक्शन इस पर नहीं लग रहा है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सिंपली इन्फोर्सिएबल अग्रीमेंट, यानी लॉ के अकॉर्डिंग जो वैलिड है अग्रीमेंट, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो दिस इज सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट आपका एक ऐसा अग्रीमेंट है जो लॉ एनफोर्स करेगा, कोई भी उसमें अनलॉफुल एलिमेंट या कोई भी नेगेटिव थिंग प्रेजेंट नहीं है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को विशिएट करे, ओके। एंड वो क्या क्या कंडीशंस होंगी, कब कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा, दोज ऑल्सो वी विल डिस्कस इन फ्यूचर क्लासेस, ओके। सो ये था आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेफिनेशन क्लॉज। सो अब हम आते हैं केस लॉ पर। सो आई हैव टेकन अप सम लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। तो ये क्लैट पीजी के लिए लैंडमार्क जजमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन इज हार्वे वर्सेस फेसी। तो इस केस में क्या डिस्कस हुआ था, देयर वाज अ प्रॉपर्टी एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी की सेल के लिए यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो अब आप देखिए कि क्या डिस्कशन हो रहा है दो पार्टीज के बीच में। पार्टी नंबर 1 जो है हार्वे, अभी आप इसको समझिए कि प्रपोजर है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रपोजल दे रहा है, क्या कहता है हार्वे, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। ये दो स्टेटमेंट्स उसने दिए हैं, ठीक है। दूसरी पार्टी से उसने पूछा है कि क्या आप ये बम्पर हॉल पेन मुझे सेल करोगे एंड टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस। दूसरी पार्टी ने क्या रिप्लाई किया, लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड, बट उस पार्टी ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, इसका रिप्लाई नहीं किया, ओके। स्टिल हार्वे ने क्या समझा कि उसके अकॉर्डिंग वो सेल करने के लिए रेडी है, ऑल्दो उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो हार्वे क्या मैसेज भेजता है, वी अग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर द सम ऑफ 900 पाउंड। तो यहाँ क्या माना जाएगा कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था हार्वे ने जो फेसी को दिया, ये था इनविटेशन टू प्रपोजल, ठीक है, इनविटेशन टू प्रपोजल। अब यहाँ पर क्योंकि फेसी ने ये रिप्लाई नहीं किया कि वो सेल करना चाहता है या नहीं, अपनी इंटेंशन उसने ऐसी सजेस्ट नहीं की, तो इस स्टेज पर प्रपोजल क्रिएट नहीं हुआ। तो जब प्रपोजल ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस किस बात की।
तो जो हमने पहली चीज पढ़ी थी, विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर, ठीक है, असेंट ऑफ अदर, वो इंग्रेडिएंट यहाँ पर मिसिंग है। अगर फेसी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता तो वो ये मेंशन करता कि हाँ, मैं इसे सेल करने के लिए रेडी हूँ एंड द प्राइस इज दिस मच। तो यहाँ जो इंटेंशन है प्रपोजल क्रिएट करने की, वो इंटेंशन नहीं है। तो जब प्रपोजल ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकता एंड अल्टीमेटली देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये इस केस में हेल्ड हुआ था कि मियर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो स्टेटमेंट है लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड, ये है मियर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ इस स्टेटमेंट को हम प्रपोजल नहीं कह सकते। प्रपोजल के लिए इंटेंशन टू गेट द असेंट ऑफ अदर या टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस, दैट इज मस्ट। ओके, नाउ आई हैव रिटन हियर सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9। सो सेक्शन 7 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 7 में कहा गया है कि एक्सेप्टेंस जो है आपकी वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, राइट। एब्सोल्यूट का मतलब एज इट इज, जैसा प्रपोजल मिला वैसा ही आपको एक्सेप्ट करना है। सेक्शन 9 में कहा गया है कि एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, दैट मीन्स वर्ड्स में हो सकती है, बोल करके लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। इम्प्लाइड भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कंडक्ट के थ्रू, लोगों के बिहेवियर के थ्रू हम एनालाइज भी कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है इवन दो वर्ड्स में नहीं बोला है, ठीक है। सपोज करिए ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है। ए ने ये बोला कि आई वांट टू सेल माय कार टू बी सेल माय कार एट 5 लाख, ठीक है। और ए ने ये बोला कि आफ्टर 5 डेज, सो आई एम गिविंग यू 5 डेज टाइम, अगर 5 डेज के अंदर आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया यस और नो में, कुछ भी नहीं बोला, तो मैं ये मानूंगा कि भाई आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। बी के पास ये प्रपोजल रिसीव हो जाता है, बी उस प्रपोजल को रीड करता है एंड ही स्टेज साइलेंट, ठीक है, वो रिप्लाई नहीं करता यस और नो में। तो जो हमारा प्रपोजल था उसमें लिखा हुआ था कि अगर वो रिप्लाई नहीं करता है तो 5 डेज के बाद में मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ हमारा जो एक्सेप्टेंस हुआ बी की साइड से, दैट इज थ्रू कंडक्ट। बी के कंडक्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, इवन दो उसने वर्ड्स में कम्युनिकेट नहीं किया है। ओके, तो इसलिए सेक्शन 9 में गिवन है आपको एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सो ये हमें इसलिए प्रोवाइड किया गया है जिससे कि पार्टीज अपनी लायबिलिटी से इवेड ना कर सके। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि जब तक आप वर्ड्स में नहीं बोलेंगे तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, आपके कंडक्ट के थ्रू भी एक्सेप्टेंस इन्फर किया जा सकता है। ओके, तो ये तो था आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट डिफरेंट डेफिनेशन क्लॉजेस। ओके, अब हम आते हैं ऑन सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सो ये दोनों सेक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर टेक्निकल ऑल्सो, तो इन सेक्शंस को आपको बहुत ध्यान से समझना है। ओके, सो सेक्शन 4 एंड 5 किस चीज से डील करता है? विद द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने देखा कि प्रपोजल जो एक पार्टी देती है और एक्सेप्टेंस जो दूसरी पार्टी करती है, ये दोनों चीजें कम्युनिकेट होनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन एक साइड से दूसरी साइड होना कंपलसरी है, ठीक है, प्रपोजल का भी और एक्सेप्टेंस का भी। तो ये कम्युनिकेशन किस पॉइंट पर हम मानेंगे कि कंप्लीट हो गया है, दैट इज गिवन इन सेक्शन 4 एंड ये कम्युनिकेशन को हम रिवोक भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 5। अब आप ये ध्यान में रखिए कि these two provisions are related with section number 37. So why I am referring section 37 here? Let's see. Section 37 says the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises. यानी कि parties to contract की ड्यूटी है कि उनको अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है, परफॉर्म देयर प्रॉमिस, ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है। और ये ड्यूटी कब बनेगी? ये ड्यूटी तब बनेगी जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट होगा? जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई दीज टू प्रोविजंस आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपका किसी भी एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन रिलेट सेक्शन 37 विद सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। ओके,
So now we can come back to section number 4. So section 4 को आप बहुत carefully समझिएगा, and if there is any doubt you can write in the comment section. एंड सेकेंड सजेशन इज कि सेक्शन 4 को समझने के लिए आप खुद भी अपने पेन एंड पेपर की हेल्प से एग्जाम्पल्स को लिख करके समझने की कोशिश करिए. ओके, देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी. सेक्शन 4 सेज द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट. तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है. ए और बी दो पार्टीज हैं. यहाँ प्रपोजल है हमारा, A wants to sell his car to B. ठीक है, sell his car to B for 5 लाख रुपीज. ओके, ये है प्रपोजल. तो ये प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? When it comes to the knowledge of the person to whom it is made. यानी कि जब ये B की नॉलेज में आ जाएगा ये प्रपोजल, तो हम कहेंगे कि ये कम्युनिकेट हो गया. B को कम्युनिकेट हो गया जब ये प्रपोजल बी की नॉलेज में आ जाएगा. ठीक है, अब आप यहीं पर इसके साथ पढ़िए सेक्शन नंबर 5, पैरा नंबर 1. पैरा 1 कहता है कि प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड. रिवोक्ड का मतलब ए ने जो बी को ये कम्युनिकेशन भेजा है कि वो अपनी कार सेल करना चाहता है, वो इसको वापस ले सकता है अपने स्टेटमेंट को. मान लीजिए उसके पास एक नया क्लाइंट आ जाता है जो उसे 6 लाख ऑफर कर रहा है और अभी तक ये बी के नॉलेज में नहीं पहुंचा है. ठीक है, मान लीजिए बी की नॉलेज में पहुंचता है 17 नवंबर को. ये सेंड किया गया है 13 नवंबर को. ठीक है, अभी 17 नवंबर से पहले ही उसको कोई और पर्सन उस कार को मोर प्राइस से खरीदने के लिए रेडी है. सो ए जो है वो अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है. तो वो कब तक रिवोक कर सकता है? दैट इज गिवन इन सेक्शन 5. सो इट सेज a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete against the proposer. यानी कि बी जब उसको एक्सेप्ट करेगा, बी जब एक्सेप्ट करेगा और उस एक्सेप्टेंस से ए बाउंड होगा, उससे पहले वाले पॉइंट तक ये रिवोक कर सकता है. अब मान लीजिए बी एक्सेप्ट करता है ऑन 18th, एक दिन बाद. ठीक है, एंड सेंड्स फॉर पोस्ट. ठीक है, एक्सेप्ट करके वो पोस्ट के लिए भेज देता है 18th को. सो इस 18 नवंबर से पहले तक ए अपना प्रपोजल रिवोक कर सकता है. ओके, दिस इज गिवन इन सेक्शन नंबर 5. तो आप रिवोक कर सकते हैं जब तक उसकी एक्सेप्टेंस से आप बाउंड नहीं हुए हैं. ठीक है, सो दिस इज सेक्शन नंबर 5 का पैरा नंबर 1. सो सेक्शन 4 पैरा 1 एंड सेक्शन 5 पैरा 1 ये दोनों आपको एक साथ पढ़ने हैं. अब सेक्शन 4 का पैरा 2 देखिए. पैरा 2 से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. तो अब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? एज अगेंस्ट द प्रपोजर. तो इसमें ये दोनों पार्टीज अलग अलग पॉइंट पर बाउंड होंगे, प्रपोजर और एक्सेप्टर. प्रपोजर कब बाउंड होगा और एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, ये गिवन है हमारे सेक्शन 4 पैरा नंबर 2 में. एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट पी, यानी कि पी कब बाउंड होगा? एक्सेप्टेंस से. when it is put in the course of transmission to be out of the power of the acceptor. जैसे ही एक्सेप्टेंस ए के पावर से बाहर गया, जैसे ही इसने अपना एक्सेप्टेंस लिख करके भेज दिया आउट ऑफ हिज पावर, वैसे ही पी बाउंड हो जाएगा. तो इससे क्या होगा? पी बाउंड हो जाएगा. और ए कब बाउंड होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर. अब मान लीजिए इसने ये सेंड किया 17 नवंबर को और अल्टीमेटली पी ने रिसीव किया इसको 20 नवंबर को. तो ए कब बाउंड होगा? ऑन 20 नवंबर. पी कब बाउंड होगा? ऑन 17 नवंबर. सो दिस इज द डिफरेंस. अभी आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आई वुड सजेस्ट यू टू क्रिएट दीज एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन. लैंग्वेज को ब्रेक करके आप अपने आप इन एग्जाम्पल्स को लिखने की कोशिश करिए, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड. ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि प्रपोजर जो है वो पहले ही बाउंड हो रहा है. जैसी एक्सेप्टेंस रास्ते में है, चल दिया वो एक्सेप्टर के वहां से, वैसे ही प्रपोजर बाउंड हो गया और अब ये रिवोक नहीं कर सकता. और एक्सेप्टर बाउंड तब होगा जब ये अल्टीमेटली पी रिसीव कर लेगा, उससे पहले तक ये रिवोक कर सकता है. सो अगेन सेक्शन 5 पैरा 2 कहता है रिवोकेशन के बारे में.
एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? At any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor, यानी कि जब तक ये बाउंड नहीं होता, यानी जब तक ये P के पास नहीं पहुंचता तब तक वो इसको रिवोक कर सकता है. ओके, so this is section number 4 para 2 and section 5 para 2. so section 5 तो हमारा कंप्लीट हो गया. para 1 and para 2 रिवोकेशन कब कब पॉसिबल है? रिवोकेशन के लिए आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ. रिवोकेशन आप कब तक कर सकते हैं? टिल व्हेन? प्रपोजर कर सकता है अंटिल ही इज बाउंड. ठीक है, जब तक वो बाउंड नहीं होता है. और एक्सेप्टर कब तक कर सकता है? अंटिल ही इज बाउंड. तो प्रपोजर कब बाउंड होता है? एक्सेप्टर पुट्स एक्सेप्टेंस आउट ऑफ हिज पावर. ठीक है, और एक्सेप्टर कब बाउंड होता है? व्हेन एक्सेप्टेंस comes to the knowledge of proposer. तो इन 2 पॉइंट्स तक रिवोकेशन पॉसिबल है. ठीक है, अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 4 का पैरा नंबर 3. पैरा 3 क्या कहता है? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन. रिवोकेशन कब कम्युनिकेट माना जाएगा? सो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो कर रहा है रिवोक, मेकर, वो कब बाउंड होता है? मेकर इज बाउंड when it is put into the course of transmission to be out of his power, यानी कि जैसे ही इसकी पावर से बाहर जाता है, out of his power, वैसे ही वो बाउंड हो जाता है. यानी कि आप इमेजिन करिए कि एक ए पर्सन है, वो रिवोकेशन का लेटर प्रिपेयर कर रहा है. ठीक है, और 3 दिन तक वो सोच रहा है कि मैं रिवोक करूं या नहीं करूं, और उसने अपनी डेस्क में ये लेटर लिख करके रख रखा है. तो अभी वो इस रिवोकेशन से बाउंड नहीं है. वो हो सकता है रिवोकेशन सेंड करे, या हो सकता है वो अपना माइंड चेंज कर ले. ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इस लेटर को लिख करके सेंड कर देता है, अपनी पावर से बाहर भेज देता है, आउट ऑफ ओन पावर, वैसे ही वो बाउंड हो जाएगा इस रिवोकेशन से. फिर वो अपने स्टेटमेंट को रिवर्ट नहीं कर सकता. देन ही विल बी बाउंड बाय दिस रिवोकेशन. तो मेकर कब बाउंड होगा? जैसे ही वो अपने पास से उस रिवोकेशन को सेंड कर देता है. और अपोजिट पार्टी कब बाउंड होगी रिवोकेशन से? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, जब अपोजिट पार्टी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिवोकेशन की, तब वो बाउंड हो जाएगी. अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि अगर मान लीजिए एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन आपका सेम टाइम पर पहुंचता है. ठीक है, एक पार्टी ने, जो एक्सेप्टर है, पहले उसने एक्सेप्ट किया प्रपोजल, फिर थोड़े टाइम बाद उसे लगा कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसे रिवोक कर देता हूँ. और किसी रीजन से वो दोनों लेटर एक ही टाइम पर प्रपोजर के पास पहुंचते हैं, सेम टाइम पर. ओके, सो उस केस में सेम टाइम एक्सेप्टेंस प्लस रिवोकेशन रीचेस प्रपोजर. तो उस केस में क्या चीज प्रिवेल करेगी? रिवोकेशन विल प्रिवेल. ठीक है, तो जो प्रपोजर है वो उस रिवोकेशन वाले लेटर को कंसिडर करेगा और कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. ओके, सो दिस इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन. अब हम आते हैं केस लॉस पर. ओके, लेट मी गिव यू द नेम ऑफ दैट केस. सो ये जो केस है जहां पर ये बोला गया है कि रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस अगर सेम टाइम पर आती है तो क्या प्रिवेल करेगा? रिवोकेशन. ये डिस्कस हुआ था इन दिस केस, काउंटेस ऑफ डेनमर वर्सेस अलेक्जेंडर. यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ दिस केस. In several exams, this question is asked. Okay. Now let's come back to our discussion. अब हम देखते हैं कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा. तो सेक्शन 4 एंड 5 में हमने ये समझ लिया कि कम्युनिकेशन कब होता है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है. ठीक है, तो इससे आपको ये चीज भी समझ में आएगी कि प्रपोजर जो है वो पहले बाउंड हो जाता है, ही इज बाउंड बिफोर. ठीक है, एक्सेप्टर जो है वो बाद में बाउंड होता है. क्यों? क्योंकि वो तब बाउंड होता है जब प्रपोजर की
नॉलेज में आ जाता है, ये एक्सेप्टेंस ये रिसीव कर लेता है। सो लास्ट यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस जो है वो रिसीव हो गई पी के पास में। तो जब ये एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई और इसमें कंसिडरेशन भी प्रेजेंट है, कंसिडरेशन भी है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसी पॉइंट पर यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारा सेक्शन 4 और सेक्शन 5 है वो डिस्कस करता है पोस्टल रूल। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लॉ है एंड उस टाइम पर पोस्टल रूल ही प्रिवेल करता था। राइट, तब हमारे पास ये वाले मोड्स नहीं थे, इंस्टेंटेनियस मोड, फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल, ईमेल्स, ये सब उस टाइम पर प्रिवेलिंग नहीं थे। तो यहाँ जो पोस्टल रूल होता है उसमें कम्युनिकेशन में टाइम लगता है, तो जब टाइम लगता है तो दोनों पार्टीज अलग अलग पॉइंट पर बाउंड होती हैं एंड वो रूल हमारा सेक्शन 4 एंड 5 में गिवन है। और अगर जो प्रेजेंट सिनेरियो है जहाँ इंस्टेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे यूज होते हैं, उस सिचुएशन में कब कम्युनिकेशन माना जाएगा, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन केस लॉ। तो ये हमारा लैंडमार्क जजमेंट है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। तो इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ मेड एन ऑफर वाया कॉल, सो फोन कॉल पे बात हो रही है, प्रपोजर जो है वो अहमदाबाद में है और जो एक्सेप्टर है हमारा वो है खेमगांव में। ठीक है, फोन के थ्रू बात हो रही है, लेकिन आप ये इमेजिन करिए कि फोन कॉल में भी ऐसा हो सकता है कि पी ने कुछ बोला और ए ने वो नहीं सुना। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया। ठीक है, या ए ने जब वो सुना तो बीच में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि एक्सेप्टेंस जो है वो हुई है खेमगांव में, बट ये एक्सेप्टेंस रिसीव कब होगी, जब पी के कानों में वो आवाज जाएगी। राइट, तो जो हमने रूल सेक्शन 4 में पढ़ा था कि प्रपोजर तब बाउंड होता है जब इसकी नॉलेज में आ जाता है, यानी ए ने तो बोल दिया लेकिन पी ने उसे सुन भी लिया। ठीक है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो पी ने जैसे ही वो वर्ड सुने एक्सेप्टेंस के, वैसे ही पी बाउंड हो जाएगा और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। सो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव होगा, दैट इज अहमदाबाद इन दिस केस। ठीक है, सो ये जो हमारा केस लॉ है दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन सेक्शन 4 ओनली। सेक्शन 4 में भी वही रूल है कि जब एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगा तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। वही चीज यहाँ कही गई है कि एक्सेप्टेंस जब रिसीव हो जाएगा इवन दो फोन कॉल के थ्रू, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा और उस पॉइंट पर वो पार्टी जहां भी सिचुएटेड है दैट विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इस केस में अहमदाबाद इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप यहाँ देखिए कि पोस्टल रूल में क्या होता है, प्रपोजर इज बाउंड एज सुन एज द एक्सेप्टेंस इज सेंट बाय द एक्सेप्टर। प्रपोजर कब बाउंड होता है इसमें, पोस्टल रूल में हमने देखा था अगेंस्ट प्रपोजर, जैसे ही वो दूसरे पार्टी के पावर से बाहर चला जाता है, आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर। ठीक है, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस केस में क्या होगी हमारी, जहां से एक्सेप्टेंस भेजा गया है। तो ये वाली पार्टी जो है एक्सेप्टेंस सेंड, जिस जगह से एक्सेप्टेंस सेंड हुआ है वो होगा हमारा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसी पॉइंट पर ये बाउंड हो गया, ये बाद में बाउंड नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन पोस्टल रूल। अब हम देखते हैं केस लॉज। सो यहाँ पहला पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल मस्ट बी मेड बाय द प्रपोजर हिमसेल्फ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कम्युनिकेशन हमें करना है वो दोनों पार्टीज एक दूसरे से करेंगे। ठीक है, पी ए को कम्युनिकेट करेगा और ए पी को कम्युनिकेट करेगा, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस दे आर ऑथोराइज्ड एजेंट। अगर कोई पर्सन ऑथोराइज्ड एजेंट है इन दोनों के बिहाफ पर एक्ट करने के लिए तभी वो कम्युनिकेशन अलाउड होगा, अदरवाइज इन दोनों पार्टीज का कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ ही होगा। ओके, तो यहाँ पर एक केस लॉ है पॉवेल वर्सेस ली। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरिंग हिमसेल्फ और ऑथराइज्ड एजेंट। सेम थिंग, एक्सेप्टेंस जो है वो ये खुद करेगा या इसका ऑथराइज्ड एजेंट। सिमिलरली प्रपोजल कौन भेजेगा, पी खुद भेजेगा या इसका ऑथराइज्ड एजेंट। ओके, सो दिस वाज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कम्युनिकेशन।
ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, कब कंप्लीट माना जाएगा, कब तक हम उसे रिवोक कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टिल हियर आई बिलीव। ओके, अगर कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, सो दे कैन कनेक्ट विद अस थ्रू द कमेंट बॉक्स। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 10। ओके, इन ब्रीफ वी विल डिस्कस इट टुडे। सो सेक्शन 10 क्या कहता है? व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सो हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अब यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, क्या है वो रिक्वायरमेंट्स? फ्री कंसेंट। फर्स्ट इज ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। तो फ्री कंसेंट होनी मस्ट है। आफ्टर दैट वी हैव कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सो दोनों पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए। दोनों पार्टीज की बात हो रही है यहाँ पर, प्रपोजर की भी और एक्सेप्टर की भी। कंपीटेंट का मतलब 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, तो ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। देन थर्ड रिक्वायरमेंट इज लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए हमारा। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज करिए कंसिडरेशन के लिए, फर्स्ट वील सी दिस, ए और बी के बीच में प्रॉमिस होता है कार की सेल के लिए। ठीक है, बट बी क्या कहता है कि बी रिटर्न में क्या करेगा? बी विल कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट सी। ठीक है, इसकी साइड से कंसिडरेशन ये है अगेंस्ट सी। सो ये क्या है? ये लॉफुल एक्ट नहीं है, तो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी में दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारा एग्जाम्पल है सेल ऑफ कार का, उसमें आप देखिए ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ है फॉर सेल ऑफ कार। ठीक है, बी ने प्रॉमिस किया कि वो ए को 5 लाख देगा। यहाँ तक तो पूरा ठीक है सब कुछ, बट इस अग्रीमेंट से ये जो पैसे आएंगे 5 लाख रुपीज, इसमें ए का पर्पस क्या है कि ही विल गिव इट एज ब्राइबरी टू एन ऑफिसर। ठीक है, उसे किसी ऑफिसर को ब्राइबरी देनी है, उसके लिए वो ये पैसे ले रहा है बी से अपनी कार सेल आउट करके। सो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो भी क्रिमिनल एक्ट का है। ओके, सो अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ। ठीक है, नॉट वॉइड बाय लॉ। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये आपके सेक्शन 10 क्लॉज 1 में गिवन है। तो सेक्शन 10 क्लॉज 1 का अगर आपने पैरा 1 इनफैक्ट अगर आपने इसको कंप्लाई नहीं किया तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ओके, बट यहीं पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पैरा 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो पैरा 2 क्या कहता है? पैरा 2 सेज, पैरा 2 को बहुत से स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Para 2 says nothing shall affect any law in force in India and not hereby repealed by which any contract is required to be made in writing। अगर कोई लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में कंपलसरी है, ठीक है, ओरल नहीं हो सकता, एज पर लॉ अदर देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, या क्या कहता है लॉ? प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज रिक्वायर्ड। विटनेस जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, या क्या कहता है? एनी लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ये तीनों चीजें किसी और लॉ में प्रोवाइडेड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा। तो ये तीनों कंडीशंस प्रिवेल करेंगी फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जो लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है वो मिसिंग है, तो भी आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा, even if other conditions of Indian Contract Act are satisfied। So पैरा 1 के साथ आपको पैरा 2 को भी कंप्लाई करना है।
फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 10। तो अभी तक हमने ये सब डिस्कस कर लिया कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा, साथ में कंसिडरेशन होगा, तो वो एक वैलिड अग्रीमेंट बनेगा, और अगर सेक्शन 10 की कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो वो अग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सो ये था आपका कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो हमने सेक्शन 2 से 10 तक कवर किया है इस क्लास में। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्रॉम सेक्शन 11 ऑनवर्ड्स। ओके, तो अगर किसी को रीड करके आना है तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। वी विल सी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, एंड सर्टेन अदर प्रोविजन। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ you like this video, please subscribe to the channel and you can follow our channel for subsequent live classes. ठीक है, सो और लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एंड वी आर एमिंग टू कंप्लीट द सिलेबस इन अपकमिंग 30 डेज। सो 2023 के एग्जाम के लिए जो भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उन सब का डिस्कशन इन लाइव क्लासेस में होगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय गाइस।